जी लिस्टर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट शर्माविश खान। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आज के जो मेहमान हैं हमारे, वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दिल की धड़कन है। और इंडिया अहमदाबाद के इस गुजराती लड़के ने इंडियाज रॉय स्टार शो से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री मारी, तो इनके दर्शन होते ही इन सब ने इनको अपना रावल यानी अपने दिल का राजा बना लिया। और फिर दर्शनर्स ने इनकी पहली मोहब्बत को अपनी भी पहली और आखिरी मोहब्बत बना लिया। और यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 2017 में इनको मोस्ट डिजायरेबल मैन का टाइटल भी मिल चुका है। और इतने थोड़े से अरसे में इतने ज्यादा हिट्स कम ही सिंगर्स को नसीब होते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमें दर्शन रावल से बात करना नसीब हो पा रहा है। तो हम करते हैं वेलकम दर्शन रावल को अपने शो में। हेलो 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 हाय 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 हाय। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक ठाक। आपको सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने शो में और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आपने हमें टाइम दिया और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। नहीं, द प्लेजर इज ऑल माइन। आई एम वेरी हैप्पी टू बी आपके शो में। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके शो में आकर। बहुत शुक्रिया। और हम मतलब क्योंकि इतने बड़े फैन हैं, इतने सॉन्ग्स आपके सुनते आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक हिट आपने दिया है इंडस्ट्री को भी। जो आपके सिंगल्स हैं वो भी कमाल के हैं। तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, सीरियसली मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। चलें तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, दर्शन के क्या बचपन से यही ख्वाब देखा था कि सिंगर बनना है? हाँ, बचपन से म्यूजिक करना था। गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ। और रास्ता पता नहीं था, बस इतना था कि म्यूजिक बनाना है, खुद के गाने बनाने हैं और करना है। बट अहमदाबाद में रिसोर्सेज कम थे तो यूट्यूब से शुरू किया। यूट्यूब पर खुद के गाने डाले, किसी ने पहले सुने नहीं तो मैंने कवर्स से शुरू किया और कवर्स पॉपुलर हुए, लोगों ने जानना शुरू किया। उसके बाद मुंबई से रियलिटी शो से कॉल आया, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसमें अच्छा खासा रिकग्निशन मिला। एंड उसके बाद जर्नी स्टार्ट हो गई। बॉलीवुड में गाने शुरू हो गए और खुद के सिंगल इंडिपेंडेंट गाने हिट होने लगे। तो बस वो जर्नी अभी तक चालू ही है। ग्रेट, जबरदस्त। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी सिंगर के लिए या किसी भी बंदे के लिए कि उसने जो ख्वाब देखा हो वो ख्वाब वो पूरा कर ले। तो इसमें दुश्वारियां भी आई होंगी, मुश्किलात, हर्डल्स हुए होंगे। तो कभी दिल टूटा था? दिल तो टूटता ही है, बट मुझे लगता है कि आप जब किसी चीज को बहुत मन से, दिल से चाहते हो करने के लिए, तो बहुत मुश्किल तो होता ही है। वो अगर इतनी आसानी से वो चीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू और कदर नहीं रहती। तो वो तो रहता है। बट मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे इतने सारे चाहने वाले लोग मिले जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं हमेशा कहता हूँ मुझे मोटिवेट करने वाले मेरे फैंस हैं और उसी रीजन की वजह से आज मैं जहाँ पर भी पहुंचा हूँ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देम। उनके प्यार और सपोर्ट ने मुझे यहाँ पहुंचाया है। सो मुश्किल आती है और अगर नहीं आएगी तो मतलब वो जर्नी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं बनेगी, अगर उतना डिफिकल्ट नहीं होगा तो। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ अपनी फैमिली के बारे में भी हमें बताएं कि क्या, कितने फैमिली मेंबर्स हैं आपके, कितने भाई बहन हैं? फैमिली तो छोटी सी फैमिली है, फादर ही है मेरे और मेरे साथ ही रहते हैं मुंबई में। बाकी रेस्ट मेरे कुछ पुराने जो दोस्त हैं सालों से, जिनके साथ मेरे साथ रहे हैं, वो सब मेरे साथ रहते हैं। तो इट इज अ स्मॉल फैमिली जिनके साथ मैं रहता हूँ। तो फादर तो बहुत प्राउड फील करते होंगे आपके ऊपर अब? हाँ, बहुत खुश हैं। शुरू में उतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे हर एक पेरेंट्स को होता है कि अलग फील्ड है, अलग इंडस्ट्री है, खुद से करना था सब कुछ। तो थोड़े मतलब डाउट में रहते थे, कहते थे कि अलग इंडस्ट्री है, बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, कर लोगे ना। बट नाउ ही इज हैप्पी कि वो देख रहे हैं कि मैं खुश हूँ, हर रोज एंजॉय कर रहा हूँ अपने म्यूजिक को, लोग पसंद कर रहे हैं और काम मिल रहा है, तो ही इज वेरी वेरी हैप्पी। ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। तो दर्शन, आप उन चंद सिंगर्स में से हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जो कि कंपोज भी अपना म्यूजिक खुद करते हो, अपने सॉन्ग्स खुद लिखते भी हो। तो ये सारा आप खुद करते हैं सारा काम। तो इसका कितना आपको मतलब बेनिफिट कितना होता है इस चीज का कि खुद ही कंपोजिशंस भी आती हैं आपको करना, आपकी अपनी कंपोजिशंस होती हैं, अपने लिरिक्स होते हैं? अलग प्रोसेस है, डिफरेंट तरह की प्रोसेस है। मुझे पहले से, जैसे मैंने आपको कहा, बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ तो बड़ा फैसिनेशन होता था कि कैसे कोई इंसान खुद की धुन बनाएगा, खुद का विचार होगा, खुद के थॉट्स होंगे जिसको वो प्रेजेंट करेगा। सो मजा आता है। जैसे आप फिल्मों के लिए जब गाते हैं तो आप सिर्फ
एक कंपोजर के लिए जाकर गाते हैं, उनके लिए एक रेडीमेड गाना आपके लिए रेडी होता है, आप गाते हैं, जिसके लिरिक्स भी रेडी होते हैं, धुन भी रेडी होती है। बट इंडिपेंडेंट में जब आप करते हैं तो आपको गाना बनाना पड़ता है, मेलोडी बनानी पड़ती है, धुन बनानी पड़ती है, उस धुन को सही शब्द देने पड़ते हैं। सो ये पूरी प्रोसेस है जिसके साथ मुझे इन्वॉल्व रहना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे खुद का ही बच्चा है जिसे मैं डेवलप कर रहा हूँ, उसके साथ रह रहा हूँ, वक्त गुजार रहा हूँ, और फिर फाइनली वो गाना लोगों तक पहुंचता है। राइट, जबरदस्त। प्रोसेस अलग है, बट ये उस चीज के लिए मैं नहीं करता हूँ कि मुझे वो नाम चाहिए कि ये सब कुछ ही कर लेता है। मुझे मजा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ इस प्रोसेस को, इसलिए मैं ये करता हूँ। हाँ, सही सही, मतलब ये अपना जो है मतलब खुद को भी एक सुकून मिलता है करके, तो इसलिए। राइट। अच्छा, तो ये इंडिया रॉय स्टार जब आपने किया था तो उसमें आप नहीं हो सके थे सक्सेसफुल, है ना, विनर नहीं हो सके थे? वह जीता नहीं था, लोगों ने प्यार बहुत दिया था, और सही मतलब एक जैसे स्मॉल टाउन से आया हुआ लड़का जिसको पूरे देश ने देखा, और तो फेम काफी मिला था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो हाँ, जो टाइटल था वो जीत नहीं पाया, पर जैसे कि उस वक्त भी मैं ये कहता था कि शायद टाइटल नहीं जीता पर लोगों के दिल बहुत जीते मैंने। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, ये नॉर्मली मतलब होता है इस तरह के शोज में, ये देखा गया है कि जो लोग नहीं मतलब जो विनर नहीं करार पाते वो लोग आगे जाके बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है इसके मतलब पीछे कोई है रीजन? दिल टूटता है ना उनका जब वो जीतते नहीं है तो और ज्यादा दिल में आग लग जाती है कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं, बट जैसे वो शो एक अलग है, लोग बहुत कुछ मान लेते हैं कि वो शो से ही आपकी लाइफ बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है आपको, जिससे एक मोमेंटरी लोगों तक आप पहुंच सकते हो। उसके बाद अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपकी मेहनत, कांस्टेंट मेहनत ही आपको सर्वाइव कर सकती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपने शो में, अगर आप जीत भी गए, फेमस भी हो गए, पर अगर आपने उसके बाद उतना पैशन और उतना हार्ड वर्क नहीं किया तो शायद थोड़े सालों के बाद वो मोमेंटरी फेम गायब हो जाएगा। सो ये मेरा मानना है। सही, लेकिन उस वक्त आपको बहुत ज्यादा लोगों का प्यार मिला था, लोग आपके बहुत दीवाने हो गए थे, और विनर से ज्यादा आपको मतलब सब लोगों ने जो है वो अपना माना था, कनेक्ट किया था लोगों ने आपको अपने साथ। जी। तो उस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन थी उस वक्त ना, कि मतलब अब मैं क्या कर लूंगा आगे जाके, क्योंकि ये तो अब आपको इतने सालों के बाद जाके पता चला है कि नहीं ऐसा होता नहीं है। उस वक्त क्या लग रहा था? उस वक्त तो जीतना मेरे लिए वैसे भी उतनी प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि बहुत महीनों से जब मैं रियलिटी शो में था तो बहुत महीनों से मैं घर से दूर था और अलग लाइफस्टाइल हो गई थी। तो बस यही था कि जल्दी से शो खत्म हो जाए, फिर कुछ सोचते हैं। तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि अरे जीतना ही जीतना है, क्योंकि सब कुछ ऑडियंस के हाथ में था। लोग डिसाइड करने वाले थे कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो उस वक्त तो नहीं था, बट हमेशा से मैं एक चीज बहुत म्यूजिक के अंदर लगा रहता हूँ। मतलब शो के पहले भी और शो के बाद भी एक चीज है कि आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग, मैं करता गया हूँ। ये कभी नहीं ज्यादा सोचता कि क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा या रिजल्ट क्या होगा, बस नीचे देखकर आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग। तो शायद वही चीज आज तक चल रही है और वही चीज हेल्प कर रही है मुझे। नहीं, उस वक्त ये एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत सारी ऑफर्स आने वाली हैं इसके बाद और मैं बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ। स्टार का तो नहीं सोचा था, पर ये जरूर सोचा था कि रियलिटी शो में क्योंकि हर जगह से फैन बेस बढ़ रहा था, तो उस वक्त ये लगा कि अब बहुत सारी फिल्मों के ऑफर तुरंत आ जाएंगे और लाइफ चेंज हो जाएगी। एक होप हर एक इंसान को रहता है कि अब आप एक मुकाम पर पहुंचते हो तो यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो मैंने भी किया था, बहुत एक्सपेक्ट किया मैंने कि बहुत सारी चीजें मिलेगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। बहुत सारे लोगों ने कहा था आकर मिलना, बहुत सारे लोग नहीं मिले, कुछ लोग मिले। तो दैट वाज द पार्ट ऑफ माय प्रोसेस, जर्नी का एक पार्ट रहा है। आपको लग जाता है कि आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, पर उतनी जल्दी नहीं मिलती। जो स्टार्टिंग में मैंने इंटरव्यू के कहा कि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से अगर मिल जाए तो मतलब क्या नहीं है, तो मजा भी नहीं आता, इतनी जल्दी से मिला नहीं है, मजा भी नहीं आता। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, इस चीज के बारे में स्पेशली मैं इसलिए जानना चाह रही हूँ क्योंकि आप हमेशा बताते हैं इस चीज को ना, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में होते हैं, और सब लोग दर्शन रावल की तरह स्ट्रांग नहीं होते, जिनको मतलब बहुत ज्यादा होप हो। बहुत सारे लोग अपनी होप बहुत जल्दी लूज भी कर जाते हैं, तो वो लूज कर देते हैं। जी, है ना। तो उसमें आप कैसे मतलब इतने पैशनेट रहे, इतने होपफुल रहे कि नहीं बस मेरा होगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा, और फिर बॉलीवुड तक का सफर कितना अर्सा लगा इसमें? देखिए, करीबन 2014 से शुरू हुआ है और अभी तक सफर चल ही रहा है।
और आगे भी चलता रहेगा। बट इंशाल्लाह। मुझे आपने जो कहा बात के लोग होप छोड़ देते हैं, वो बात बहुत सही है। और मुंबई जैसे शहर में एक चीज ये भी है कि मुझे और कुछ आता नहीं था, और 10-15 सालों के बाद मैं अपने आप को ये क्वेश्चन या ये जवाब नहीं देना चाहता था कि यार मैंने कोशिश नहीं की, और अगर फेल होने वाला हूं मैं तो पूरी तरह से फेल होऊंगा। कि अपने आप को मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत से ज्यादा मेहनत की पर शायद मेरी किस्मत में नहीं था, बट कोशिश तो करूं, मैं आखिरी दम तक कोशिश करूंगा, तब जाके अपने आप को मैं सही आंसर दे पाऊंगा। तो बस वो होप मुझे लगता है। और हमेशा ये मैं कहता हूं कि आपको नहीं पता कि आप अपने मंजिल के कितने नजदीक हैं और कब आप जीतने वाले हैं। शायद उसके एक दिन पहले अगर आपने होप छोड़ दी तो क्या काम था। तो पहले वही दिमाग में आज तक वही है कि बस करते जाना है। और होप, अगर आप भी कोई भी इंसान जो मुझे सुन रहा है, अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, चाहे म्यूजिक है या किसी भी फील्ड में है, तो एक ही जिंदगी है। सबको ये कहता हूँ, अगर उसमें पूरे मन लगाकर, दिल लगाकर, पूरी पैशन के साथ अगर आपने उसको नहीं किया पूरी शिद्दत से, तो कुछ सालों बाद आप अपने आप को रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो अक्सर लोग करते हैं, जब नहीं मिलती सक्सेस तो दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, या ये कर सकता था मैं, ये कर सकता था, ये कर सकता था मैं, वो बहुत ही बड़ा नेगेटिव थॉट है। वो मैं आई डोंट वांट इन माय लाइफ। तो यार होप कभी छोड़ी नहीं मैंने। ग्रेट, जबरदस्त। और यही मतलब सबके लिए पॉइंट होना भी चाहिए, किसी तरह से करना चाहिए। अच्छा, बचपन से म्यूजिक पसंद था, आपने सोचा हुआ भी था कि म्यूजिशियन बनना है, तो इंस्पिरेशन कौन लोग थे, किनको सुनते थे बहुत ज्यादा? सारा ही जितना इंडिपेंडेंट म्यूजिक उस वक्त था, वो सारा ही मैंने सुना है। और काफी बाहर का जो म्यूजिक है उसे भी मैंने फॉलो किया है। बट एक और चीज है कि जैसे मेरे फेवरेट सिंगर रहेंगे किशोर कुमार, उनको भी बहुत मैंने सुना है। बट आप जब कंपोजर बनना चाहते हैं ना, तो इंस्पिरेशन से आप इंस्पिरेशन ज्यादातर लोगों से लेते हैं, जिंदगी से लेते हैं। जब तो बीइंग अ कंपोजर, मैं जिस लाइफस्टाइल में था, जैसे मैं हॉस्टल में रहता था, मेरे फैमिली से दूर रहता था, तो वो एक इंस्पिरेशन था, उससे मैं गाने की धुन बनाता था। सो वो इंस्पिरेशन रहे। और वैसे ही मेरी जिंदगी, मेरी माँ मेरी लाइफ में सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। सही। अच्छा, एक सिंगर के लिए कितना जरूरी है सेंसिटिव भी होना? मतलब या मैं पूछूं आपसे कि एक कंपोजर और एक राइटर के लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि वो सेंसिटिव भी हो? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेंसिटिव होंगे तो आप चीजें अलग नजरिए से देखेंगे, आप फील करेंगे। और जब तक आपके म्यूजिक में वो चीज, ये वो बात जो आप कहना चाहते हो, या वो फील से नहीं कह पाएंगे। अगर जैसे किसी रोमांटिक गाने में कोई चीज मैं विदाउट इमोशन के साथ गा दूं तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा, या तो मैं उस चीज को फील करके गाऊं तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा लोगों तक जो सुन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है आपको। और सेंसिटिव आप हर चीज में रहिए, ना ही सिर्फ एक चीज में सेंसिटिव रहे, ऑल ओवर आप यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव ऑफ योर इमोशंस, व्हाट यू फील, और आप क्या फील करते हैं चीजों के लिए, कि वही आपके काम में फिर झलकता है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज और भी जो आपके लिए है वो ये कि आप अपने फैंस को बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, और बकायदा आपकी इतनी बहुत सारी दर्शन रावल की फैमिलीज बनी हुई हैं, जो फैन फैमिलीज हैं, वो बिल्कुल आपसे मतलब बिल्कुल इतने क्लोज हैं कि आपके लिए कुछ भी करने को तैयार। आपका गाना आता है फौरन से एकदम से हिट होता है आपका सॉन्ग्स, क्योंकि आपसे इतना प्यार करते हैं वो। तो ये कनेक्शन, मतलब लोग होता है ना कि जब इतना आप माशाल्लाह इतने जबरदस्त गाने आप गा चुके हैं, इतने सुपर हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं इंडस्ट्री को, सिंगल्स आपके इतने कामयाब हैं, तो इतना कनेक्शन लोगों के साथ और इतने डाउन टू अर्थ, ये कैसे रख पाए अभी तक आप? डाउन टू अर्थ तो मुझे बहुत बार पूछा गया है कि डाउन टू अर्थ कैसे आप हैं, मुझे आज तक पता नहीं है। मैं बस जैसा हूँ वैसा ही हूँ। कोशिश करता हूँ कि जब इतनी सारी चकाचौंध में कहीं एक मैं नकाब ना पहन लूं, तो बस वही कोशिश है कि जो हूँ रियल रहूं, लोगों तक रियल ही पहुंचूं मैं। और रही बात फैंस की, तो मुझे लगता है मैं तो ये मानता ही हूँ कि मुझे बनाने वाले मेरे फैंस हैं, मुझे यहाँ पहुंचाने वाले मेरे फैंस हैं। तो जो लोग मेरे लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, मेरे लिए दिन रात जागते हैं, मेरे गानों को सुनते हैं, मेरे गानों को ब्लॉकबस्टर बनाते हैं, अगर उनके साथ ही मैं कनेक्ट नहीं रखूंगा
और सिर्फ जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ नाम के लिए ऐसे ही सिर्फ फिर वो वाला रिलेशन आ जाता है कि बस हाँ काम करवाने वाला रिलेशन आता है कि एज अ आर्टिस्ट मैं कुछ कर रहा हूँ आप देखो, तो वो मुझे नहीं करना है। मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं ये मेरे फैंस जो इतना वक्त देते हैं मुझे, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना भी हो सकूं उनके साथ मेरा वक्त शेयर करूं, मेरे इमोशंस शेयर करूं, उनके साथ बातें करूं, क्योंकि वो ही सपोर्ट सिस्टम होते हैं। और किसी भी स्टार को वो स्टार का जो हुद्दा है वो देते हैं लोग ही हैं, उसको उस ऊंचाई पर पहुंचाते लोग ही हैं। तो अगर तो मैं तो जितना करता हूँ मेरे फैंस के लिए वो सिर्फ 1% है, वो बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ उनके लिए। सही, बिल्कुल। ये तो है कि बहुत आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ही कमाल की है और लोग आपको बहुत दीवाने हैं आपके लिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ग्रेट। तो कोई ऐसा मतलब ये तो एक तो है इंस्टा पे, ट्विटर पे फैन फॉलोइंग आपकी जो कि बहुत बड़ी तादाद है जो आपको फॉलो कर रही है। उससे हटकर जब आप कहीं निकलते हैं बाहर तो कैसा मतलब लोगों की तरफ से किस तरह का रिस्पॉन्स होता है? कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल फंस गए हो, ट्रैप हो गए हो? जहाँ कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं, जहाँ भी शो करने के लिए जाते हैं, हाँ, वहाँ हमेशा यही होता है। एयरपोर्ट से लेके जब तक शो करते हैं, खत्म होते हैं, होटल जाते हैं, हाँ, तो पहले मुझे भी लगता था कि ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर है और ट्विटर पर है, हाँ, ये लोग। पर जब शो करना शुरू किया और जब शो में हजारों लोग आने लगे, एयरपोर्ट पर काफी सारे लोग आने लगे मेरी होटल पर, और जितने भी शो करके मैं निकलता हूँ तो मुझे आधा घंटा 45 मिनट्स उस भीड़ से निकलने में हो जाता है, बाहर जाने में लग जाता है। तो वो हर जगह, जितने भी जगहों पर मैंने शो किया, वो हर जगह इसी तरह का प्यार मिलता है मुझे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इरिटेट हुए? मतलब जब आप शो कर आ रहे हैं, इतना वैसे ही बंदा टायर्ड होता है, उसके बाद फिर इतने लोग जमा हो जाएं और इतना टाइम लग रहा हो, तो कभी होता है इरिटेट होने वाला ये, या फिर कोई ऐसा मेमोरेबल आपको याद हो कोई फैन मोमेंट? नहीं, इरिटेट नहीं होता हूँ, क्योंकि जैसे अगर आप स्ट्रगल देखेंगे दोनों जनों की, एक परफॉर्म करने वाला और एक जो शो में आए हैं, तो अगर आप देखेंगे हम सुबह जल्दी उठकर फ्लाइट पकड़ते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो लोग जो एयरपोर्ट पर भी आते हैं वो हमसे भी जल्दी उठकर आते हैं, एयरपोर्ट पर हमारी राह देखते हैं। कॉन्सर्ट के लिए हम सिर्फ 3 घंटा परफॉर्म करते हैं, बट जो लोग आते हैं वो 6 घंटा लाइन में खड़े रहते हैं, शोज में 3 घंटा खड़े रहते हैं। तो मेरे से ज्यादा अगेन मेहनत वो लोग करते हैं, तो मैं इरिटेट नहीं होता हूँ। इरिटेट सिर्फ तभी होता हूँ जब मैं कहीं खा रहा हूँ और खाते खाते मुझे कोई पिक्चर मांगता है, तो वहां मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, पर वो मैं बोल देता हूँ कि थोड़ी देर बाद हम लेंगे, फोटो लेंगे। सही, राइट, बिल्कुल सही बात। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि आप इस चीज को फील कर रहे हैं और इस चीज को वैल्यू दे रहे हैं कि आपसे भी पहले वो लोग खड़े होते हैं, और इस चीज को मतलब हर कोई रियलाइज नहीं करता है इस चीज को, तो बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, ये अभी आपने जो खाने वाली बात की, जब कुछ खा रहे हो तो जब कोई आ जाए, तो आप पर्सनली मतलब हैं नेचर वाइज शाय हैं काफी? जी जी जी। तो ये शुरू से ऐसे ही था? मतलब और शाय मतलब अलग अलग मूड है मेरे, मतलब एक ही ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शाय हूँ मेरे, मतलब कभी मैं शाय रहता हूँ अपने लोगों के साथ, अगर जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैं उतना शाय नहीं हूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं, तो अलग अलग मूड है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सिर्फ शाय हूँ। बट हाँ, डिफरेंट तरीके के मूड रहते हैं मेरे। कभी मैं बहुत मजाक के मूड में रहता हूँ, कभी मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, कभी एक्सट्रोवर्ट होता हूँ, कभी इंट्रोवर्ट। तो मैं अभी तक वो अपने आप को उसमें लिमिट नहीं कर पाया कि क्या हूं मैं। बहुत सारे फेजेस हैं मेरे, मूड हैं। सही, गुड, हाँ, जबरदस्त। अच्छा, मोस्ट डिजायरेबल। बट हाँ, लड़कियों के साथ इंटरेक्शन में उतना मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा मतलब वो शाइनेस मेरे अंदर आती है। अच्छा। वो मैंने नोटिस किया है। अच्छा, हाँ। सही। वो आपको अंदर से फील होता है या फिर लोगों को भी हो जाता है फील कि ये इस वक्त शाय हो रहे हैं? वो तो लोग बताएंगे, पर मुझे पता चलता है कि मैं थोड़ा सा मतलब मैंने ये अक्सर नोटिस किया है कि मैं लोग भी शायद फील करते ही होंगे कि हाँ यार ये थोड़ा सा शाय है, कभी कभी रहता ही है। सही। अच्छा, तो जब क्लास में या स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त मतलब फ्रेंडशिप होती है ना, तो आपका क्या था? बॉयज स्कूल था, गर्ल्स स्कूल था, कंबाइन था? हाँ, तो शायद उसके वजह से, क्योंकि मैं 7 तक तो मैं बॉयज उसमें ही था स्कूल में, तो लड़कियों के साथ इंटरेक्शन नहीं था। 8th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा शाइनेस रहती है, और धीरे धीरे बहुत टाइम लगा दोस्त करने में। आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शाइनेस रहती थी बिकॉज ऑफ
हम बॉयज स्कूल में से थे और एकदम से अचानक क्लास में बहुत सारी लड़कियां थी, तो बट वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो गया। सही सही, ग्रेट। और हाँ, दोस्त भी काफी फिर बनने लगे। सही। तो अहमदाबाद में ही आप, स्कूल भी आपका अहमदाबाद में हुआ करता था? जी जी, मैंने इंजीनियरिंग तक मैं अहमदाबाद था, इंजीनियरिंग के मिड तक। उसके बाद फिर नहीं, फिर इंजीनियरिंग छोड़ दिया था और बैचलर्स इन परफॉर्मिंग आर्ट शुरू ही किया था। और फिर रॉस्टार जो रियलिटी शो था उसका मौका, अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। ग्रेट। अच्छा, तो अहमदाबाद की इस वक्त कौन सी सारी, मतलब कोई ऐसी बात जो आपको सबसे ज्यादा मोस्ट अपीलिंग लगती हो, याद आती हो, अहमदाबाद में गुजरा हुआ कोई वक्त ऐसा? जब शुरू किया था वो हमेशा, जैसे मैं काफी जब मुझे वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि अहमदाबाद चला जाऊं, क्योंकि काफी हमारा दूर का फैमिली और वो सब उधर है। और मेरे को मेरे रूट्स हमेशा ऐसे, जिसने भी मुझे अगर पहले मदद की है जब शुरू में, वो सारे लोग मुझे हमेशा याद रहते हैं। तो इस शहर अहमदाबाद शहर से शुरू किया था, छोटे छोटे शोज करते थे। तो आज भी जब मैं वहां पर जाता हूँ तो मुझे एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, वहां जिंदगी अलग लगती है, नॉस्टैल्जिक फील होता है। वो रोड याद आते हैं कि इस रोड पर ऐसे ही घुमा करते थे, कहीं पर भी बैठ जाते थे, कहीं पर भी खाते थे। अब हालांकि नहीं कर सकते, बट वो एक अच्छी सेंस ऑफ फीलिंग देती है कि यहाँ बहुत, उस शहर से काफी सपोर्ट मिला था मुझे म्यूजिकली जब मैंने स्टार्ट किया था। सही सही, ग्रेट, जबरदस्त। राइट। अच्छा, मैं कुछ सवालों की तरफ जो हमारे लिसनर्स के आ रहे हैं उनकी तरफ भी आ जाती हूँ, फिर मजीद भी आपसे कुछ सवाल करेंगे। असमत आफरीदी का आपके लिए मैसेज है, कहते हैं सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही बेहतरीन सिंगर दर्शन रावल को वेलकम करते हैं। और सर, आपने बहुत ही खूबसूरत काम किया है और आकर रहे हैं। बहुत जबरदस्त सॉन्ग्स हैं आपके जो हमें सुनने को मिले। तो आपसे मेरा एक सवाल है कि इतने बहुत सारे हिट सॉन्ग्स आपने जो दिए हैं, तो इसमें से अगर हम आपसे पूछें कि आपका एक कोई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, तो वो कौन सा है? और कहते हैं लव यू सर। थैंक यू, लव यू टू। और बहुत डिफिकल्ट होता है जब आप को पूछा जाए कि आपका फेवरेट कौन सा है। फेवरेट इसलिए इतने सारे गाने हैं कि आप सिलेक्ट करें कि आपका फेवरेट कौन सा है। बट रिसेंटली जो एक गाना मुझे मेरा खुद का अच्छा लगता है वो है एक तरफा, जो मैं खुद भी काफी सुनता हूँ। तो दैट वुड बी द सॉन्ग कि जो लास्ट ईयर 2020 में मैंने जितने भी गाने किए उसमें से सबसे फेवरेट मेरा रहेगा एक तरफा। एक तरफा, ग्रेट, जबरदस्त। तो क्या हम अभी सुन सकते हैं लाइव ये आपका फेवरेट ट्रैक? ऑफ कोर्स। थैंक यू। 2 लाइनें इसकी। बिल्कुल। तेरी दुनिया मुझे अब नागवारा है, पर तू हंसदी रहे बस यही सहारा है। उसे देखे हुए भी यारो एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, अब एक तरफा हो गया। वाओ, ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त, बहुत आला, थैंक यू, बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि सॉन्ग्स में हमेशा सोचती हूँ कि मतलब आप जैसे कंपोज करते हैं और लोग जितने कंपोज करते हैं, तो सॉन्ग्स में आपको ऐसा क्या लगता है कि कोई एक ऐसी चीज जो कि लोगों को फौरन से कैची लगती है? अगर कोई मतलब कोई एक चीज हो तो वो क्या सबसे ज्यादा लोग मतलब जिससे फौरन रिलेट करते हैं? एक तो जो गाने में मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर देखा जाए तो उसका हुक होता है। एक स्टोरी टेलिंग जैसी बात अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, एक वेग एग्जांपल दूं कि हम जैसे कोई कहानी लिखते हैं तो कहानी का मॉरल क्या है, वैसे गाने का हम बहुत सारी चीजों थॉट से शुरू करते हैं लिखना, तो उसका मॉरल वुड बी द हुक जो बार बार रिपीट करते। जैसे इसमें मोहब्बत हो गई थी दोनों को, एक अरसा हो गया, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया। तो इसका मॉरल है, पूरी जो मैं बात कह रहा हूँ उसका मॉरल वुड बी द हुक। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हुक, क्योंकि उसका रिपीटेशन भी बार बार आएगा और वो लोगों को जल्दी से सबसे पहले याद रहेगा। सही सही, ठीक है। तो वीडियो आजकल मतलब जैसे बहुत एक अरसा हो गया है जब वीडियो का एक बड़ा अहम रोल है
किसी भी सॉन्ग की जी, कामयाबी में, है ना? तो वो जब आपकी गाने की कोई वीडियो बन रही होती है तो आपकी कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं डायरेक्टर के लिए, और किस तरह से थीम में आप खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं कि इस तरह होना चाहिए, यूं होना चाहिए? देखिए, जब गाना बनता है तो ऑफ कोर्स जो डायरेक्टर हैं, जो शूट कर रहे होते हैं, जो कहानी लिखते हैं, उनके साथ बैठा जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट गाना है तो उनको एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है कि इस विचार से, इस आइडिया से मैंने ये गाना बनाया है और ये फील कर रहा था मैं इस गाने में। अब आप इसके ऊपर कुछ सोचें और फिर वो स्टोरी डिसाइड करते हैं, वो कहानी हम सब सुनते हैं, पूरी टीम सुनती है, एंड जब पसंद आती है तब हम उसको शूट करते हैं। तो काफी इनपुट रहता है, बट ऐसा भी नहीं कि यही करेंगे, यही करना है। वो थोड़ा सा फ्रीडम डायरेक्टर को भी है कि वो उनकी तरह से सोचे, हम हमारा व्यू पॉइंट बता देते हैं कि इस इमोशन के साथ हमने ये गाना बनाया है और ये कहना चाहते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, आपका मैं ये पहले भी कह रही थी कि मोस्ट डिजायरेबल मैन आपको टाइटल मिला था इसका, तो लड़कियां तो बहुत ज्यादा आपकी दीवानी है, सभी आपके फैंस दीवाने हैं आपकी लुक्स की वजह से भी, ना सिर्फ ये कि सिंगिंग, आपकी आवाज को पसंद करते हैं, बल्कि आपकी लुक्स पे भी लोग बहुत ज्यादा मरते हैं। तो एक्टिंग का मतलब नहीं सोचा कि एक्टिंग करियर मतलब हीरो बन जाऊं, जब बिल्कुल हीरो जैसी लुक है मेरी? तो नहीं, हीरो बन जाता हूँ मैं अपनी म्यूजिक वीडियो में, बस उतना काफी है। तो बाकी नहीं करनी मुझे एक्टिंग, उतना ग्रेट एक्टर नहीं हूँ मैं, म्यूजिक वीडियो में कर लेता हूँ मैं, बट पहले एक दो बार ऐसे थॉट आए थे शुरू में कि यार एक्टर बन जाए, बट मुझे लगता है कि वो अलग एक फील्ड है, बहुत मेहनत है उसमें, अलग उसकी स्ट्रगल है, और मुझे वैसे ही मेरा वक्त इतने टाइम हो गया, इतना साल हो गया, पर आज भी मैं कहता हूँ कि बहुत सारा टाइम मेरा म्यूजिक में ही चला जाता है, और मैं एंजॉय करता हूँ इस प्रोसेस को, और वो जो थोड़ा सा एक्टिंग का कीड़ा है वो म्यूजिक वीडियो में उसको पूरा कर लेता हूँ, तो सेटिस्फाइड हूँ मैं जो जितना भी। लेकिन ऑफर्स तो आती होंगी आपको? हाँ, ऑफर्स तो यकीनन आती होंगी, काफी, है ना? तो उसको कैसे रिजेक्ट करने के लिए जो दिल चाहिए, कितना बड़ा दिल चाहिए उसके लिए कि रिजेक्ट कर दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अगर किसी चीज, मेरा उतना वो स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मैं जब कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ किसी चीज में, तो मैं अगर हाफ हार्टेड किसी भी चीज को करने में नहीं बिलीव करता हूँ, कि अगर जब आप कॉन्फिडेंट हो, या जिस दिन मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस होगा कि चलो अब मुझे एज एन एक्टर ही करना है और मैं पुल ऑफ कर लूंगा, मेहनत करूंगा उतनी, तब मैं हाँ कह दूंगा, बट तब तक तो काफी मना किया है। और अभी मतलब जब आप किसी चीज को बहुत बार मना करते हैं तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है कि इसको नहीं करना, इज नॉट इंटरेस्टेड, तो फिर लोग आने से पहले ही मुड़ जाते हैं कि अरे वो उसको पूछो ही मत, वो करेगा ही नहीं। तो वो हो चुका है, लोग जानते हैं कि इंडस्ट्री में पता है कि नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, लेकिन फैंस की तरफ से कोई डिमांड आती है ऐसी कि नहीं आपको करना चाहिए? फैंस तो देखना चाहते होंगे आपको लाजमी किसी मूवी में। पता नहीं, अभी मतलब जैसे शायद फैंस भी अभी म्यूजिक वीडियो में ज्यादा गुम है। हाँ, गुम है, अच्छा है वहाँ गुम है। जब अगर फैंस बोलेंगे कि आप कुछ ऐसा करो तो फिर अलग बात है, फिर उनके लिए तो किसी भी एक्सटेंट पर जाएंगे, बट अभी जो म्यूजिक वीडियो में खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ कि वो वहाँ खुश हैं। राइट, तो चलिए आज के इंटरव्यू के बाद फैंस को ये बताने का मौका जरूर मिलेगा कि वो चाहते हैं कि नहीं चाहते, क्योंकि अगर फैंस चाहेंगे तो फिर दर्शन रावल वो करके दिखाएंगे। राइट, यस ऑफ कोर्स, है ना? सही है, गुड, जबरदस्त। चलें, लेकिन आपकी जो अपनी वीडियोस होती हैं उसमें भी आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मतलब फिल्मों में भी आते हैं, अगर आप हमें स्क्रीन पे नजर आते हैं, तो वो भी बहुत मतलब लोग पसंद भी करेंगे और आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वीडियोस आप बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। थैंक यू सो मच जी, मीन्स अ लॉट। थैंक यू आपका भी। और अच्छा, इसके साथ मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अमरजीत ने आपसे पूछा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको वेलकम, बहुत खुशी हो रही है कि हम आपको लाइव सुन रहे हैं, और जब आप कोई सॉन्ग गा रहे होते हैं तो क्या फीलिंग होती है आपके जहन में, मतलब क्या फील कर रहे होते हैं, किस फीलिंग के साथ गा रहे होते हैं किसी भी सॉन्ग को? जैसे ये बड़ा सीक्रेट जवाब होगा, बट लेट मी आंसर टू अमरजीत। गाने का मूड सबसे पहले, अगर सैड सॉन्ग है तो एक्चुअली में आप सैड फील करते हैं। अगर वो जो कभी कभी क्या होता है, गाने के लिरिक्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो जो लिरिक्स हैं उसको पूरे मन से आप फील करके गाते हैं। कभी हैप्पी है तो अगर मैं बहुत उदास हूं और हैप्पी गाना गाऊंगा तो मेरे आवाज से ही पता चल जाएगा कि ये बंदा जस्टिस नहीं कर पा रहा है गाने को। तो जिस तरह का गाने का मूड है वो
उस इमोशन को फील करना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कोई एक्सट्रीम सैड सॉन्ग आ जाता है तो मैं मेरी जिंदगी के बहुत सारे जो किस्से और हिस्से हैं जिनको मतलब वो सैड कहूंगा उनको याद करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक ऑरा आपके आसपास वो सैड क्रिएट हो जाता है। एंड देन आप अपनी वोकल एबिलिटी यूज करके करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक ऑरा आपके आसपास वो सैड क्रिएट हो जाता है। एंड देन आप अपनी वोकल एबिलिटी यूज करके वो लिरिक्स को फील करके उस इमोशन से गाते हैं। हैप्पी होते हैं तो आप अच्छी चीजें उस मूड में कुछ ऐसी चीज करके आए जिससे मूड आपका खुश रहे और फिर आप उस तरह का गाना गाएं। इसलिए जैसे मैं इंडिपेंडेंट गानों में बहुत बार डब करता हूँ। मेरा गाना अलग अलग, कभी सुबह डब करता हूँ, कभी मुझे रात को मन होता है तो मैं रात को डब करता हूँ। अलग अलग वक्त पर कोशिश करता हूँ गाना डब करने की कि जिस वक्त सही इमोशन आए उसको फिर हम रखते हैं। फिल्मों में अक्सर उतना आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता क्योंकि आप जाकर शायद एक दिन की मोहलत मांग लेंगे कि आज मेरा गला ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, बट आपको दूसरी बार तो गाना ही पड़ेगा, उतना टाइम नहीं होता। बट इंडिपेंडेंट में ये है कि आपको वो वक्त मिल जाता है। सही सही, ग्रेट, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये आप अगर जैसे बॉलीवुड मतलब फिल्मों की बात करें और अपना जो आपका इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, तो दोनों में से आप खुद इंजॉय किसको जरा ज्यादा करते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके करियर में किस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी या ज्यादा मतलब उस चीज का स्कोप है, लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचता है? देखिए, ऑफ कोर्स बॉलीवुड तो बॉलीवुड है, इट्स बॉलीवुड का लोग सुनने वाले बॉलीवुड के बहुत ही ज्यादा है और इंडिपेंडेंट ऐसा है जो दिल के बहुत करीब है। और हालांकि आफ्टर ऑल सब कुछ है तो म्यूजिक ही, बट इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं है कि मैं बॉलीवुड को कम पसंद करता हूँ, इंडिपेंडेंट को ज्यादा करता हूँ। पर इंडिपेंडेंट में मुझे मजा इसलिए ज्यादा आता है क्योंकि मैं फ्रॉम जीरो से लेके जब तक गाना रिलीज होता है तब तक इन्वॉल्व हूँ। और जब बॉलीवुड में गाते हैं तो जैसे कि मैंने कहा, एक एक्टर के लिए गाते हैं, एक सिचुएशन के लिए गाते हैं, एक कंपोजर के लिए गाते हैं। उसमें मैं फ्रॉम जीरो टू जब तक बीच रास्ते में मैं जुड़ा हूं तो उसमें क्रेडिट ज्यादा जाता है कंपोजर्स को जो इतना अच्छा धुन बनाते हैं, लिखवाते हैं, करते हैं। सो बोथ द वे है, मुझे दोनों ही मजा आता है। पर बॉलीवुड में मैं काफी बहुत ज्यादा चूजी हूँ। अगर मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है तभी मैं गाता हूँ। इंडिपेंडेंट में तो मैं खुद ही 80% खुद बनाता हूँ, 20% कोलैबोरेशन होता है मेरे। तो इस तरह से डिवाइडेड है पूरा मेरा। हाँ, मैंने सुना बिल्कुल ये कि आप बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे भी होते हैं जो आपने रिफ्यूज कर दिए कि नहीं मैं नहीं गाऊंगा, आप किसी और से गवा लें। जी जी। तो ऐसा मतलब ये वही मैं मतलब बार बार वही वाली बात बोलूंगी कि इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि एक जो मतलब लड़का है जिसकी अभी इतनी ज्यादा एज भी नहीं है, उसके सामने अभी इतनी लाइफ पड़ी है, उसका मतलब इतने सारे मतलब चीजें हैं उसके पास करने को और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए भी टाइम है, लेकिन वो रिफ्यूज करने का कैसे हो जाता है आपके अंदर हौसला कि मैं रिफ्यूज कर दूं? डर नहीं लगता? डर तो नहीं लगता क्योंकि अब जैसे मैंने कहा है, डर तो मुझे कैसे लगेगा क्योंकि मुझे बनाने वाला जो लोग हैं, बनाने वाले वो जनता है, मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा डर उनसे लगना चाहिए। तो और वो तो हर वक्त मेरे साथ ही हैं। तो अगर मैं किसी चीज को, वही है कि अगर पूरे मन से नहीं कर सकता या मुझे लगता है कि इस गाने को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा तो हाफ हार्टेड अगर मैं करता हूँ, गाना आ भी जाएगा तो नाइंसाफी उन लोगों के साथ होगी जो जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। उनके साथ मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता हूँ, तो चाहे किसी को बुरा लगे। बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। कहीं कहीं किसी लोग कभी कभी समझते नहीं, बट मोस्टली बड़े ही प्यार से एक्सप्लेन करते हैं, हम समझाते हैं कि इसमें नहीं है, आगे अगर कुछ समझ में आएगा तो ऑफ कोर्स विल वर्क। तो किसी ऐसा वो बड़ा रूड तरीका नहीं है किसी को भी मना करने का। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग तरीके से एक मेरा पॉइंट है जो लोग समझते भी हैं। सही, लेकिन ये सारी जो चीजें बड़ी डीप मतलब जो एक अपने अंदर एक डेप्थ ली हुई है इन बातों ने, एक मैच्योरिटी की बातें, आपकी एज इतनी नहीं है, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि इन चीजों को, इतनी बारीकियों को आपने कैसे इतनी जल्दी समझ लिया? कभी सोचा है इसके बारे में? नहीं, अब सोचा है क्योंकि अब तो ऐसा लगता है कि इसका शायद रीजन, क्योंकि ये सारी चीजें अब मैं जब सोच रहा हूँ तो बहुत पहले से आ गई थी। ये इसका रीजन ये हो सकता है कि बहुत कम उम्र में मैंने मेरा घर छोड़ दिया था। मतलब 18 आप कहेंगे, काम मैंने 16 से शुरू कर दिया था। 18 के खत्म होने के बाद 19 से मैंने घर छोड़ दिया था, मुंबई में आ गया था। तो जब आप खुद से रहने लगते हैं और जब आप जब छोटे हैं उम्र में और आप फील्ड शुरू करते हैं तो जिंदगी अपने आप आपको काफी चीजें सिखा देती है।
चीजें लाइफ में आप गलतियां करते हैं, सीखते हैं, गिरते हैं, वापस खड़े होते हैं। तो शायद मैं बहुत कम उम्र से मैंने शुरू किया, उस वजह से मुझे ये चीजें समझ में जल्दी आने लगी। शायद मैं अगर ये चीजें 24 साल में स्टार्ट करता तो 35 पर समझ में आती, 35 पे स्टार्ट करता तो 45 को समझ में आती। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि मैंने शायद चीजें, वो भी मैं शायद कह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, कि शायद फील्ड में मैं जल्दी घुस गया था, उसके वजह से। तो वो रास्ते में ही सीखा है सब कुछ। सही, ग्रेट, जबरदस्त। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वाकई मतलब लोगों की एक उम्र गुजरती है, उनको चीजें नहीं समझ में आ रही होती, तो लेकिन यही है कि आपने बहुत अर्ली चूंकि सब चीजें शुरू की हैं और उसकी वजह से आपका मतलब एक बन गया है कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना, एक फाइन लाइन आपने खींच दिया उसके दरमियान। ग्रेट। अच्छा, हाँ, ये बड़ी मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर आपकी उम्र कम है तो प्लीज आप कोशिश करिए। उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप जो जिंदगी में करना चाहते हो उसको ढूंढिए और जल्दी शुरू कीजिए। तो अगर आप जब जल्दी शुरू करते हैं तो आप अगर फेल होने, मतलब आप फेल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन यू आर यंग तो फेल होने का डर नहीं है, क्योंकि आप जल्दी से उठ सकते हैं। तो ये एक चीज है, स्टार्ट ढूंढ लीजिए। सबसे पहले तो वो उसमें ही ज्यादा वक्त लग जाता है कि क्या करना है जिंदगी में दिल से। तो यही बस एक छोटी सी एडवाइस है जो लिसनर्स यंग हैं उनके लिए मेरी। अच्छा, अगर मेरी बात की जाए, मेरी अपनी पर्सनली, तो मुझे आपके इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी बहुत पसंद है, आपके जो सिंगल्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके साथ ही जो फिल्मी आपका म्यूजिक है, चौगाड़ा, कमरिया, खींच मेरी फोटो, ये सारे के सारे मेरे पर्सनल मतलब फेवरेट हैं। जबकि आजकल जो गाने हैं ना, उनके बारे में मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि वो मतलब एकदम से उस तरह क्लिक नहीं करते जैसे 90s में होता था ना, कोई सॉन्ग आया और एकदम पॉपुलर हो गया, लोगों की जबान पे हर वक्त वो है। आजकल चूंकि इतना कंपटीशन है, इतने सॉन्ग्स आ रहे हैं, तो अगर कोई सॉन्ग आपके जहन में बार बार चलने लगे ना, तो वो बहुत पॉपुलर और बहुत कैचिंग सॉन्ग होता है। तो वो आपके होते हैं। आपके सॉन्ग्स हमेशा मेरे अपने पर्सनल फेवरेट रहे। ये नहीं मैं आपके आज इंटरव्यू ले रही हूँ तो इसलिए कह रही हूँ, ये है ऐसा कि मुझे आपके सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो थैंक यू। हाँ, तो ये जैसे मैं कह रही हूँ कि आजकल इतना कंपटीशन है, मार्केट इतनी मतलब जो है वो बड़ी हो चुकी है, इतने लोग हैं। पहले होता था कुछ गिने चुने सिंगर्स कर रहे होते थे फिल्म के लिए भी, और उनके सिंगल्स भी गिने चुने सिंगर्स के आ रहे होते थे, लेकिन अब इतना मुकाबला, इतना कंपटीशन। तो इसमें सरवाइव करने के लिए आपको क्या लगता है कि किसी भी सिंगर को क्या करना पड़ता है, क्या जरूरी है? देखिए, एक तो जैसे आपने कहा कि पहले जैसे 90s और 80s के जो गाने हैं वो हम कहते हैं कि गोल्डन सॉन्ग्स हैं और हमेशा रहेंगे। ये चीज भी है, जैसे अब अगर फिल्मों में भी देखा जाए तो पहले हम सब, कोई फिल्म आती थी सब साथ में जाते थे। अब जब डिजिटल एरा आ चुका है, तो जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या देखे क्या सुने। जैसे फिल्मों का भी अक्सर ये होता है कि मैं नेटफ्लिक्स खोल के, मेरे पास फिल्में हैं, हजारों सीरीज हैं, पर मैं क्या देखूं। तो अभी बहुत दुनिया में भी डिजिटल म्यूजिक आ चुका है, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इस वजह से कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुकी है। तो दैट इज द रीजन कि अब पहले जितना फोकस एक पर्टिकुलर गाने में नहीं होता है। पहले एक फिल्म आती थी, एक फिल्म का पूरा एल्बम आता था और लोग उसको सुनते थे। अभी 10 फिल्में थिएटर में आती हैं और कुछ 50 फिल्में OTT पर आती हैं, जिनका अलग अलग इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है। तो म्यूजिक बहुत सारी जगहों पर म्यूजिक होने लगा है। तो ऑडियंस भी सिलेक्टिव हो गई कि हमको इस तरह का पसंद है, हम ये सुनेंगे, हमको ये पसंद है, हम ये सुनेंगे, और सबको मिल भी जाता है। आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये सारी चीजों में अगर आर्टिस्ट भटकेगा तो उसका फोकस हिल जाएगा। आर्टिस्ट को यही फोकस में रखना है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मुझे एक अच्छी खूबसूरत मेलोडी बनानी है, अच्छे लिरिक्स लिखने हैं जो लोगों के दिल को जो छू जाए, और कुछ ऐसी बात, अगर गाना जब हम बना रहे हैं तो एक गाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक म्यूजिशियन के लिए, तो वो गाना पूरे मन से बनाए। तो जो आपका मैं कह रहा हूँ ना, वही चीज आपको मेरी सारी बातों में यही फील होगा कि मैं बहुत ज्यादा मेरे म्यूजिक में इन्वॉल्व हूँ, घुसा रहता हूँ पूरे टाइम। और अगर जितने भी लोग आप देखेंगे कि ऊपर अभी जितने भी जैसे इंडिपेंडेंट म्यूजिक में जितने भी लोग अच्छा कर रहे हैं, वो सब यही करते होंगे, सिर्फ अपने काम में ध्यान रखे कैसे उसे बेहतर बनाना है, उस पर फोकस रखना है। तो कितना टाइम लगता है, मतलब एक दिन में कितना टाइम आप देते हैं म्यूजिक को अपने, और क्या रूटीन होती है आपकी? उठते हैं तब से ही म्यूजिक शुरू हो जाता है। अच्छा। जब पहले तो अभी थोड़ा शेड्यूल चेंज है, जब से लॉकडाउन और वो सब हुआ है, तो
उठकर सबसे पहले वर्कआउट करते हैं, फिटनेस पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो वहीं से पर वहां पर एक वो टाइम ऐसा होता है कि घर में सब भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग पसंदीदार म्यूजिक हम सुनते हैं, तो म्यूजिक सुनना वहां से शुरू हो जाता है। उसके बाद रेस्ट पूरा दिन म्यूजिक में ही जाता है। कुछ लिख रहे हैं या लिस्ट के साथ बात कर रहे हैं, थॉट शेयर कर रहे हैं, कुछ अगर आज सोच रहे हैं, कुछ अगर देखा है, फील किया है, तो उसको मेलोडी में बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कितना वक्त इसको दिया जाता है, सारा वक्त इसको दिया जाता है, बाकी सारी चीजों को एक्स्ट्रा वक्त दिया जाता है, वैसा है। ओके, राइट, ग्रेट। अच्छा, जब आप सॉन्ग कोई भी बना रहे होते हैं, सोचते हैं, तो पहले कॉम्पोजिशन बनती है, पहले लिखते हैं उसको? किस तरह का होता है सिलसिला आपका? सबसे पहले मेरे साथ सबसे पहले धुन बनती है। हाँ, मैं धुन बनाता हूँ। हाँ, और धुन के बाद धुन में ही एक एसेंस छुपा होता है कि ये सैड होगा या लव सॉन्ग होगा या किस तरह का गाना होगा। उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मुझे थॉट आ रहे हैं तो मैं लिखता हूँ, या मैं कोलैबोरेट करता हूँ लिरिसिस्ट के साथ, उनको शेयर करता हूँ और उनके साथ फिर डिस्कशन शुरू होते हैं थॉट के ऊपर कि क्या थॉट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेरी टीम है, जो लिखते हैं लोग, वो सामने से मुझे कभी कभी आइडिया देते हैं कि आज शाम को मैं बैठा था और मुझे एक बहुत खूबसूरत थॉट आया था। तो वो कभी कभी 2 लाइनें मुझे शेयर करते, तो उससे मुझे धुन की इंस्पिरेशन मिलती है और फिर मैं लिरिक्स से धुन बनाता हूँ। वो कभी कभी ही होता है मेरे साथ। मोस्टली मैं धुन पहले बनाता हूँ, फिर लिरिक्स होते हैं, फिर उसका डबिंग और पूरा म्यूजिक बनाया जाता है। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत, मतलब क्योंकि हर सिंगर का अपना एक अलग स्टाइल होता है ना, इसलिए मैंने पूछा था आपसे। अच्छा, अभी जैसे आप बात कर भी रहे थे दर्शन, कि आपने इंटरनेट का बड़ा आपकी लाइफ में, आपकी म्यूजिकल लाइफ में बहुत एक इम्पैक्ट रहा है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है अर्जुन रॉय का। उन्होंने पूछा है कि आप जब से ये इंटरनेट का दौर आ गया है, तो इसका म्यूजिक के ऊपर, क्या म्यूजिक बिजनेस के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा है, आपको क्या लगता है? म्यूजिक बिजनेस अभी कैसा है, जब दौर बदलता है, वक्त बदलता है, तो अपने आप से बिजनेस भी नया शेप ले लेता है। तो चीजें बदल चुकी हैं। पहले फिजिकल सेल होता था, लोग फिजिकल सीरीज बेचते थे और वहां से पैसा आता था। अभी टाइम चेंज हो गया। अभी स्ट्रीमिंग, आपका गाना जैसे जितना स्ट्रीम करता है, जैसे किसी भी एप्लीकेशन पर आपका गाना स्ट्रीम करता है, तो वहां से म्यूजिक लेबल अर्न करता है गाने में से, और एज अ कंपोजर एक परसेंटेज आपको दिया जाता है, और एज अ सिंगर, एज अ लिरिसिस्ट आपको एक परसेंटेज दिया जाता है। सो अभी पहले फिजिकल सेल से पैसे आते थे, अभी डिजिटल से पैसे आते हैं। सो यस, म्यूजिक बिजनेस अपना, जो टाइम के साथ बिजनेस भी अपना फेस बदल ही देता। राइट। अशोक शाह का क्वेश्चन है आपसे कि आपका फेवरेट सिंगर इंडियन इंडस्ट्री का कौन है? हेलो जी, आपका आवाज आ रही है? हेलो, चूज करना बहुत हाँ जी, बताइए जी। ये इंडियन इंडस्ट्री से आपका फेवरेट सिंगर पूछ रहे हैं, अगर कोई आ सकता है जहन में। डेफिनेटली किशोर कुमार, अरिजीत सिंह वुड बी, ये दोनों सिंगर्स टॉपर रहेंगे। हाँ, अच्छा, मुझे आपके कुछ, मुझे लगता है कि आप रिजेंबल भी करते हैं सोनू निगम से, ऐसा मुझे लगता है, किसी ने कहा आपसे? अभी ये तो टाइम टू टाइम काफी लोगों ने मुझे पहले बचपन में कहते थे कि हैरी पॉटर की किसी सीरीज में सीरियसली मैंने आपका जो शुरू का, जो आपका टीन एज का जो सॉन्ग देखा है यूट्यूब पे, तो मुझे भी ऐसा लगा था। राइट। हाँ, तो सोनू निगम का भी मुझे कहा गया है कि आप थोड़े थोड़े लगते हैं। अभी पता नहीं, बोला तो गया है, पर ठीक है, इसलिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा चेहरा बदलने की कोशिश। राइट। आरिफ अब्दुल्ला आपसे कहते हैं, सर मैं मुंबई से हूँ लेकिन अहमदाबाद गया हूँ, और वहाँ पे एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। गुजरात के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो आपसे एक फंकी सा मेरा सवाल है कि गुजरात में आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है? अब गुजरात में तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे मेरे मॉम जो एक खिचड़ी बनाते थे, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट। और सारी चीजें गुजरात की, तो मुझे थेपला इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, मैं कभी भी खा सकता हूँ। चाय और थेपला, हाँ। तो ये एक गुजराती डिश कह सकते हैं आप, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कहा, मुझे लगता है कि खमन ढोकला होगा। नहीं, मुझे खमन और ढोकला उतना अच्छा नहीं लगता, बट थेपला इज समथिंग जो मुझे मेरे फेवरेट हो सकते हैं खिचड़ी के बाद। हाँ,
सही सही। अच्छा, अनवर अहमद का आपके लिए सवाल ये पूछते हैं कि किसी भी सॉन्ग को रिलीज करने से पहले उसके ऊपर कितना मतलब जो है रियाज किया हुआ होता है, और सबसे मुश्किल सॉन्ग अभी तक अगर कोई आपको लगा जिसपे आपको बहुत टाइम लगा हो किसी सॉन्ग को बनाने में? जैसे फिल्म का गाना याद है मुझे जिसमें काफी टाइम लगा था। मेहरमा गाना है, लव आजकल 2 जो फिल्म आई थी उसमें प्रीतम दा के लिए गाया था, उसमें काफी वक्त लग गया था। और गाना वैसे उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट उसका जो पहला नोट है, चाहिए किसी साए में जगह चाह बहुत बार है, तो सब कुछ इजी था। पर वो जो चाहिए किसी, उसमें काफी वक्त लग गया था। उनको एक पर्टिकुलर वो वाइब्रेशन इन द सॉन्ग चाहिए था, वो था। और तो मेहरमा, वो भी इस साल जो गाने गाए हैं उसमें से डिफिकल्ट मेहरमा रहेगा। और एक तरफा में जो लास्ट का एक आलाप लिया है जो मेरे वोकल रेंज के लिए काफी ऊपर है, तो वो 2-3 बार मैंने गाया और मेरा गला बैठ गया, तो फिर मुझे वेट करना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो 1-2 दिन रेस्ट देकर फिर वापस जब गला ठीक होता है तो वापस गाने की कोशिश करते हैं, वैसा टाइप। सही सही। शेख नूर ने आपसे कहा है कि दर्शन रावल आप रियली बहुत ही हैंडसम है, दिल को छू जाने वाली आपकी आवाज है, और आपके गाने जो हैं वो सुनने के लिए हम बड़े बेताब रहते हैं। तो इन्होंने भी वही आपसे पूछा है कि किसी और सिंगर का अगर आप सॉन्ग सुनते हैं तो उस वक्त क्या मतलब फील कैसा होता है आपको? ज्यादातर पहले बहुत क्रिटिकल हो जाते थे कि अरे ये कैसे गाया, ये बहुत अच्छा गाया है, ये कैसे गा सकते हैं, ये टेक्सचर बहुत अच्छा है, विब्रेटो बहुत अच्छा है। बट अभी मैं उतना नहीं सोचता हूँ, अभी मैं सिर्फ एंजॉय करता हूँ। किसी ने कुछ गाना किया है तो मैं टेक्निकल चीजों में नहीं घुसता हूँ। मैं एक ऑडियंस की तरह सुनता हूँ, उसे पसंद करता हूँ या नहीं पसंद करता हूँ। तो बड़ा एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि सुन के मुझे अच्छा फील हो रहा है, मेरे कानों को अच्छा फील हो रहा है तो वो अच्छा है। अगर सुन के मेरे कानों को खटक रहा है तो वो अच्छा नहीं है, मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं नहीं सुनता हूँ। तो ये बहुत ही लेमैन तरीके से सुनता हूँ। सही। रखपाल सिंह ने आपसे कहा है सबसे पहले आपको बहुत ही स्वागत इन्होंने किया हुआ है, और फिर कहते हैं कि अगर आपको आपका पहला ट्रैक, पहला सॉन्ग याद है तो वो सुना दे। जो पहला गाना सबसे जो पसंद किया गया है वो मैं सुनाता हूँ जी। मेरा दिन भी तो, मेरी शाम तो, मेरे रात के सपनों तो, मेरी आहटे तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है वो। वाओ, पहली मोहब्बत, जबरदस्त। अच्छा, मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे तो मुझे उसमें पता चला कि जब आप शुरू में जब आपकी वीडियोस अपलोड होती थी तो उस पे आप फौरन मतलब जो है सारे जितने कमेंट्स आते थे उसको पढ़ते भी थे। उसके ऊपर अगर किसी का बैड कमेंट है तो उस पे बहुत मतलब एक होता था कि किसने किया, ऐसा था? हाँ, मतलब वो तो अभी तक है। अच्छा। पर मतलब कमेंट पढ़ते ही हैं, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि पता कैसे चलेगा लोगों को कैसा लग रहा है, वो तो कमेंट में जाके देखना पड़ेगा पसंद आ रहा है कि नहीं। और मेरे फैंस तो ज्यादा ही एक्सप्रेसिव है, तो वो अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो फुल फ्लेजेड खुल के बोलते हैं, नहीं अच्छा लगता तो बोल देते हैं। पर पहले क्या था, कमेंट कम थी तो पर्टिकुलर अभी हर एक को रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि हजारों के तादाद में कमेंट्स होती हैं। पहले 5-6 कमेंट 10 कमेंट होती थी और उसी शहर से होती थी, उसी एरिया से होती थी, तो इजी भी रहता था ढूंढना। अगर किसी ने खराब कमेंट किए तो ढूंढ भी लेते थे, बुला भी लेते थे, फेस टू फेस बात भी कर लेते थे कि क्या प्रॉब्लम है, कमेंट डिलीट भी करवाते थे, अच्छी कमेंट भी करवाते थे उनसे फिर से। अच्छा। तो वो सब रहता था। बट हाँ, वो सब किया हुआ है शुरू में। जबरदस्त, ग्रेट। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ कि अभी भी आपको मैटर करता है, इतने लाखों कमेंट्स में से आप कमेंट्स पढ़ते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, आपके फैंस के लिए बहुत बड़ी बात है ये। ऑफ कोर्स मैं तो बोलता भी हूँ गाना रिलीज के वक्त कि मैं ऐसे 3-4 घंटे निकालता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि रिलीज के आसपास काफी मैं एक्टिव रहूं और देखूं, क्योंकि यही है ना, जैसे फिल्मों का रिएक्शन लोगों से पता चल जाता है, रिव्यू से पता चल जाता है। अभी सिंगर के लिए अगर वो गाना कर रहा है तो उसका रिएक्शन क्या है, लोगों का फर्स्ट रिएक्शन टू द सॉन्ग क्या है, वो तो कमेंट्स पढ़ने से ही होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मेरे पास मैसेजेस आपके लिए मुसलसल आ रहे हैं दर्शनर्स के, और ये एक मेरे पास मैसेज है, उन्होंने आपसे पूछा है कि आप वाराणसी कब आएंगे?
अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ उसको, तो आप प्लीज एक दफा जरूर। हाँ, वाराणसी हाँ। शूट में करने आया था हवा बन के, और बहुत लकी रहा है मेरा वहां पर आना, बनारस आना, वाराणसी आना। तो मैं जल्दी से आई विल कम। मेरे डैड मुझे कब से कह रहे हैं कि उनको वहां जाना है, बट मैं वेट कर रहा हूँ कि सिचुएशंस थोड़ी और बेटर हो जाए। हम सब वी ऑल आर, पूरी दुनिया एक डिफिकल्ट वक्त से गुजर रही है, तो कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक हो, पहले सिचुएशंस बेटर हो जाए, उसके बाद ट्रैवलिंग शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर जगह जहां जहां मेरे फैंस है, जहां जहां वो चाहते हैं मैं जाऊं, वहां जाके परफॉर्म करूंगा उनके लिए। वाह, तो ये तो बड़ी जबरदस्त गुड न्यूज है। अच्छा, ये मैं आपके जितने भी दर्शनर्स हैं, क्योंकि मेरे पास इस वीक में जब से मैंने आपका अपलोड किया था कि आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो मेरे पास बेशुमार मैसेजेस आए आपके फैंस के, जो आपके सारे फैन पेजेस बने हुए, तो उनके लिए कोई एक मैसेज जो आप देना चाहें सबके लिए। उनको मैं रोज सुबह उठ के मैं ट्विटर पर उठकर सबसे पहले उनसे बात करता हूँ, उनको मैसेज करता हूँ। मेरा जो कनेक्शन है उनके साथ, अभी मैं आपको सच में बताऊंगा कि जो लॉकडाउन पीरियड है ना, मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन के पहले मैं इतना ज्यादा खुद में इन्वॉल्व था, शोज कर रहा था, वैसे मिल रहा था मैं उनको, बट अभी थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल अटैचमेंट हो गया है जो फैमिली है मेरी, सोशल मीडिया फैमिली, उनके साथ। सो ये मुझसे पूछा भी गया कि आप ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं आप ट्विटर पे भी, इंस्टा पे भी। जी, इंस्टा और ट्विटर पर काफी एक्टिव हूँ मैं, बहुत बात करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि और वक्त उनको दूं और उनके साथ स्पेंड करूँ, अच्छा लगता है मुझे। पर तो ऐसा स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, बस बहुत सारे लोग हैं जो पसंद करते हैं, तो उनके लिए बस इतना ही मैं प्रे करना चाहूंगा कि वो जहां पर भी हैं सब खुश रहें, अपना ध्यान रखें, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनके फैमिली वालों की हेल्थ अच्छी रहे, और सब सेफ रहें। और बाकी तो जहां जहां पर भी है, मैंने कहा कि मैं जल्दी से आई एम गोइंग टू गो देयर, उनके सबके लिए परफॉर्म करूंगा, उन सबसे मिलूंगा, एंड या इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग वेरी सून। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि कब नेक्स्ट आपका सॉन्ग जो है वो रिलीज कब हो रहा है? अभी तो देखिए, मैंने ये कहा है मेरे फैन से कि मेरा अगला गाना सीधा 2022 में आ रहा है। अब ये बात कितनी सही है, सच है, गलत है, वो देखते हैं, बट टेक्निकली 2022 में आ रहा है मेरा गाना। अच्छा, चलिए, ये एक मतलब इसके ये तो एक पहली टाइप की हो गई जो बूझना पड़ेगी लोगों को, तो इतना इंतजार कैसे करेंगे फैंस? देखते हैं अभी देखते हैं, लेट्स सी। हाँ, अच्छा, बस ये एक हिंट दे दें कि ये इंतजार क्या बहुत लंबा होने वाला है या फिर मुख्तसर रहेगा, जल्दी कट जाएगा? मैं सच कहूँ तो आई एम मेकिंग समथिंग, और अभी मुझे पता नहीं है कि ये कब, क्योंकि कैसा है म्यूजिक, जब आप गाना बना रहे हैं ना, तो कुछ चीजें शायद एक साल ले लेती है, और कभी कभी एक 10 मिनट में वो चीज कंप्लीट हो जाती है। तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो मेरा बस काम चालू है, मैं एम वर्किंग ऑन इट। जब सही वक्त और सही टाइम पर जब चीज हो जाएगी तो आई विल बी रेडी, मैं रेडी रहूंगा। ग्रेट, तो चलें, बहुत हम सब लोग होपफुल हैं और इंतजार करें बहुत ज्यादा कि आपका जल्दी से नया ट्रैक आए। और एक वादा दर्शन आपने मुझसे करना है, वो ये कि अब आपका जब भी कोई ट्रैक रिलीज होगा तो हम उसकी जरूर प्रमोशन करेंगे। आप मुझे 5 मिनट जरूर देंगे लाइव, मतलब सिर्फ 5 मिनट मुझे आपके चाहिए, लेकिन जरूर देंगे। चलें, बहुत शुक्रिया दर्शन, और आज के इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, सीरियसली मैं सही बता रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हाँ करेंगे, लेकिन आपकी हाँ, और ये मुझे मतलब ये मुझ पे प्रूफ हुआ है कि दर्शन रावल वाकई बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही ग्रेट बंदे हैं। नहीं, सीरियसली, मतलब इतना फेम आपका है माशाल्लाह से, इस वक्त इतना लोग आपको पसंद करते हैं, उस पर टाइम देना किसी को बहुत मैटर करता है, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। आप जो कह रहे हैं कि मैं इतना, बट आपका भी मैं ये कहना चाहूंगा थैंक यू। आप जैसे लोग हमें हमारे चाहने वालों तक पहुंचाते हैं, मिलवाते हैं, सो क्रेडिट आपको भी जाता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू योर शो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया, नहीं हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। 1-2 सॉन्ग्स हम चाहेंगे कि अगर आप हमें गा के अपनी पसंद के सुना दें आखिर में। ठीक है, जो मैं एक हो गई रात, वाओ, मैंने भूलो बदीवा, प्रेमनिया मौसम छे, तुम आओ मेरे पास, रह जाओ मेरे साथ, प्रेमनिया मौसम छे, मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा, तो भूलूं मैं सारा जहां, छो गाड़ा तारा
छबीला रे रंगीला तारा रंग वेरू जुए तारी बाट रे छोगाड़ा तारा ओरे छबीला तारा ओरे रंगीला तारा रंग वेरू जुए तारी बाट रे ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता ओ मेहरमा क्या मिला यूं जुदा होके बता ना खबर अपनी रही ना खबर अपनी ना रहा तेरा पता ओ मेहरबान। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट, थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर चौगाड़ा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट ये ट्रैक है। और दर्शन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी फैन तो थी, अब मैं आपकी मतलब बहुत ही बड़ी फैन बन गई हूँ आज के इंटरव्यू के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस आपने हमारे साथ रहना है, ये पक्का वाला वादा कीजिएगा। ऑफ कोर्स, ये वादा कर दिया मैंने आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। डेफिनेटली, थैंक यू, अपना भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। राइट लिसनर्स, हमारे साथ दर्शन रावल, जबरदस्त सिंगर, और जबरदस्ती बातें आप लोगों ने एंजॉय की। और इस वक्त मैं आपके लिए ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ दर्शन रावल का ही बहुत ही फेवरेट आप लोगों का। आप लोग बहुत इसकी रिक्वेस्ट करते हैं, तो एंजॉय कीजिएगा ये ट्रैक।